सबसे बड़े घोटाले में ईडी का तगड़ा एक्शन। 127 किलो सोना, 22,656 करोड़ जब्त। भारत में बड़े बड़े घोटाले की लिस्ट में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसका कच्चा चिट्ठा खुला तो हड़कंप मच गया। जहां करोड़ों की जब्ती हुई तो अरबों के सोने के खेल के बारे में भी पता लगा। और तो और जब राजनेता फंसे तो फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उनके आंसू पोंछने कोई नहीं आया। आज हम आपको 3 बड़े घोटाले और छापे के बारे में बताएंगे, जिसमें नामी गिरामी बिजनेसमैन, नामी गिरामी अभिनेत्री और नामी गिरामी नेता वो काले कारनामे कर रहे थे जिसका कच्चा चिट्ठा खुला तो सब हैरान रह गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले बात बिजनेसमैन की करेंगे कि आखिर वो कौन है जिसकी 22,656 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। फिर बात अभिनेत्री और नेता की भी होगी जो करोड़ों की जब्ती पर फूट फूट कर रोए। दरअसल एक साधारण दूध बेचने वाला व्यक्ति जो पंजाब के छोटे से गांव बेला से था, कैसे करोड़ों लोगों की जमा पूंजी लूटकर देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, उसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। क्योंकि ये लालच, धोखे और लाखों परिवार की टूटी उम्मीदों का मामला है साहब, जो अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्योंकि जहां 20 मार्च 2026 को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, वहीं 21 मार्च को भी दे दनादन एक्शन हुआ। ईडी ने कुल 22,656 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया। ईडी का कहना है कि ये एक ही मामले में अब तक की सबसे बड़ी अटैचमेंट है और एजेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई। पीएसीएल यानी पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्कैम को दूध बेचने वाले निर्मल सिंह भंगू ने अंजाम दिया था। इस घोटाले की शुरुआत पंजाब के रूपनगर जिले के बेला गांव में रहने वाले निर्मल सिंह भंगू ने की। वो दूध का कारोबार करता था। दूध बेचने वाले निर्मल सिंह भंगू ने 1990 के दशक में पीएसीएल लिमिटेड शुरू की। कंपनी ने खुद को कृषि भूमि बेचने और विकसित करने वाली फर्म बताया। लोग छोटी छोटी किस्तों में या कैश में पैसे देते थे और बदले में कृषि जमीन का प्लॉट मिलने का वादा किया जाता था। कंपनी जिस जमीन में निवेश का दावा करती थी उसके कोई पुख्ता कागज या सेल डीड निवेशकों को नहीं दिखाए जाते थे। लोगों को सिर्फ एक साधारण रिसीट दी जाती थी जो असल में ज्यादा भरोसेमंद नहीं होती थी। 10 साल में पैसा 4 गुना करने का वादा। कंपनी कहती थी कि वो देश के किसी भी हिस्से में जमीन खरीदेगी, लेकिन निवेशकों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उन्हें फिक्स रिटर्न का लालच दिया जाता था। कंपनी का दावा था कि 5 साल बाद निवेशकों को चाहे तो पैसा वो ले सकते हैं या जमीन हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ रिटर्न पर ही ध्यान देते थे। इतना ही नहीं, 10 साल में पैसा 4 गुना करने का वादा भी किया जाता था, जिसने लोगों को तेजी से आकर्षित किया। पोंजी स्कीम से निवेशकों को लुभाया गया। ये एक पोंजी स्कीम थी जिसमें लोगों के पैसे फंसे। शुरुआत में कंपनी ने कुछ निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा और वो दूसरों को भी जोड़ने लगे। दरअसल नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जा रहा था। ज्यादा रिटर्न देखकर और लोग इसमें पैसा लगाने लग गए। इस स्कीम को फैलाने के लिए कंपनी ने पिरामिड मॉडल अपनाया, जिसमें हर व्यक्ति को अपने नीचे नए लोगों को जोड़ना होता था। एजेंट्स को मोटा कमीशन दिया जाता था, जिससे वो अपने जान पहचान के लोगों को इसमें शामिल करते थे। लोगों को आकर्षित करने के लिए कंपनी बड़े बड़े सेमिनार भी आयोजित करती थी, जहां निवेश के फायदे गिनाए जाते थे। कंपनी दावा करती थी कि वो 1983 से काम कर रही है, जबकि हकीकत में इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। 1983 में पर्ल्स ग्रुप की एक दूसरी कंपनी पीजीएफ शुरू हुई थी, जिसका सहारा लेकर लोगों का भरोसा जीता गया। निवेशकों को यह भी कहा जाता था कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो वो अपनी रसीद लेकर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर में जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी वहां रजिस्टर्ड है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह रसीद किसी कानूनी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती थी और निवेशकों के लिए बेकार साबित हुई। एग्रीकल्चरल इनकम का लालच। इतना ही नहीं, कंपनी ने देश भर में 70 लाख एजेंट्स की मदद ली। ये एजेंट ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में घूम घूम कर लोगों को लुभाते थे। टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल इनकम का लालच दिया जाता था। कुल मिलाकर कंपनी ने 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए, जिसमें से करीब 48,000 करोड़ रुपए निवेशकों को आज तक नहीं लौटाए गए हैं। इस घोटाले से प्रभावित लोग 5 करोड़ 5 लाख से ज्यादा हैं और इसमें ज्यादातर गांव और मिडिल क्लास के परिवार आते हैं।
जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी और आज रोने पर मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला। वहीं 1998 से 99 के दौरान ऐसी कई स्कीमों की शिकायतें मिलने के बाद सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी CIS रेगुलेशन लागू किया। इसके तहत कंपनियों को निवेशकों से जुटाए गए पैसे का सही इस्तेमाल करना होता है और उससे मिलने वाला रिटर्न ट्रांसपेरेंट तरीके से देना होता है। जांच में सेबी ने पाया कि PACL और PGF इन नियमों का पालन नहीं कर रही थी, जिसके बाद सेबी ने दोनों कंपनियों को बंद करने और निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया। मामला आगे बढ़ने पर सेबी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 25 फरवरी 2013 को कोर्ट ने साफ कहा कि यह कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी CIS है, इसलिए सेबी को जांच और कार्रवाई का अधिकार है। इस दौरान PACL के प्रमोटर्स निवेशकों के पैसों से अपनी संपत्तियां बढ़ाते रहे। कंपनी ने P7 नाम का एक न्यूज चैनल भी शुरू किया था, जिससे लोगों का भरोसा बनाया रखा जा सके। इतना ही नहीं, कंपनी IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की स्पॉन्सर भी रह चुकी थी और क्रिकेटर ब्रेट ली को ब्रांड एम्बेसडर तक बनाया जा चुका था। लंबे समय तक मामला कोर्ट में चलता रहा। इसी बीच कंपनी ने तेजी से पैसे जुटाए और करीब 5 करोड़ 5 लाख लोग इस घोटाले का शिकार हो गए, जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लोग बड़ी संख्या में थे। निर्मल सिंह भंगू की गिरफ्तारी। 22 अगस्त 2014 को सेबी ने जांच के बाद कंपनी को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया, लेकिन PACL ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद मामला ईडी के पास पहुंचा, जिसने कंपनी के प्रमुख निर्मल सिंह भंगू से पूछताछ शुरू की और उनकी संपत्तियां अटैच करनी शुरू कर दी। जांच में ऑस्ट्रेलिया में करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति समेत कई अन्य असेट का भी पता चला, जिसके बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई। 2016 में CBI ने भंगू को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान करीब 1300 संदिग्ध बैंक खाते मिले और लगभग 280 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया गया। साथ ही 108 करोड़ रुपए दिल्ली हाईकोर्ट में जमा कराए गए। एजेंसी को करीब 20,000 करोड़ रुपए से जुड़े डॉक्यूमेंट भी मिले, जिनकी वैल्यू लगभग 5,000 करोड़ रुपए आय की गई। अब जब ईडी ने 20 और 21 मार्च को बड़ी कार्रवाई की है, तो 22,656 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं, जो ईडी के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हुई है। चलिए, यह तो बात बिजनेसमैन की। अब बात उस अभिनेत्री की भी करते हैं जिसको भी ईडी ने रडार पर लिया। बुरी फंसी कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव से जुड़ा गोल्ड स्मगलिंग मामला अब और भी बड़ा और चौंकाने वाला होता जा रहा है। जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे साफ है कि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक पूरी तरह संगठित इंटरनेशनल नेटवर्क था, जिसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई और फिर दुबई के रास्ते भारत तक इसे फैलाया गया। जांच एजेंसी ईडी की चार्जशीट के मुताबिक रानिया राव और उनके सहयोगी तरुण राजू ने सबसे पहले अफ्रीका से सीधे सोना मंगाने की योजना बनाई थी। उन्हें बताया गया था कि दुबई के गोल्ड मार्केट में ज्यादातर सोना अफ्रीकी खदानों से आता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर सीधे वहीं से खरीद लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। इसी प्लान के तहत उन्होंने दुबई में वीरा डायमंड ट्रेडिंग LLC नाम की कंपनी बनाई। इसके बाद दोनों ने युगांडा, केन्या और तंजानिया के सप्लाई से संपर्क करना शुरू कर दिया। एक एजेंट से उनकी डील भी फाइनल हो गई। शुरुआत में 5 किलो सोने की ट्रायल डील हुई। इतना ही नहीं, इसके बाद 50 किलो का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना था। इस डील के लिए उन्होंने पहले करीब $25,000 एडवांस दिए, फिर टैक्स और फीस के नाम पर 2 बार करीब $10,000 और भेजे। असली झटका तब लगा जब उन्हें सोना नहीं मिला। इसके बाद तरुण राजू 1 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंचे। वहां उसने एक रिफाइनरी में सोना दिखाया गया, जिससे उसे भरोसा हो जाए, लेकिन फिर एजेंट ने सोना रिलीज कराने के नाम पर करीब 1.7 यानी 1 करोड़ 7 लाख रुपए और मांगे। रानिया उस समय दुबई से कैश अरेंज कर रही थी। आखिर में जब पूरी सच्चाई सामने आई तो पता चला कि एक बड़ा स्कैम था और दोनों को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच रानिया राव ने करीब 15 बार दुबई से भारत यात्रा की और इस दौरान कुल 127 किलो से ज्यादा सोना स्मगल किया गया, जिसकी कीमत करीब 102 करोड़ रुपए आंकी जाती है। इस सोने को भारत में एक बड़े नेटवर्क के जरिए ज्वेलर्स और हैंडलर्स को बेच दिया जाता था और अब ईडी का इस मामले में तेजी से एक्शन हो रहा है। बंगाल में भी ईडी का एक्शन, फंसेंगे कई बड़े नेता। अब बात उन नेताओं की जो फंस सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ईडी ने एक बड़े ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है। यहां कॉल सेंटर की आड़ में विदेशियों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए ऐंठे जा रहे थे।
ईडी ने 16 मार्च को कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर में एक साथ 16 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस पूरे इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। ईडी के मुताबिक टेक्नोसॉलिस इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के जरिए कई बैंक खाते खोले गए थे जिसमें विदेश से ठगी का पैसा आता था। यही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर उधर घुमाया जाता था ताकि उसका असली स्रोत छुपाया जा सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे चुनावों में भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं और उनका कच्चा चिट्ठा खुल सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।